किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वहाँ पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, है ना। और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए जो निर्वाचन पद्धति हो वो पारदर्शी हो, पूरी तरीके से पारदर्शी हो, और उसी के माध्यम से हम जो है अपने जनप्रतिनिधियों को चुन पाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा कर पाएंगे और सुशासन को स्थापित कर पाएंगे। वर्तमान में निर्वाचन आयोग के द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, स्वतंत्र इसलिए क्योंकि निर्वाचन आयोग अपने आप में एक स्वायत्त संस्था है, और निष्पक्ष किस लिए, क्योंकि इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में, इतने बड़े लोकतंत्र में निर्वाचन आयोग के द्वारा ईवीएम का प्रयोग किया जाता है। ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका प्रयोग किया जाता है, इसके द्वारा मतदान संपन्न किया जाता है। और ईवीएम का प्रयोग क्यों किया गया, ईवीएम का प्रयोग की ज़रूरत क्या पड़ी? ईवीएम एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जिसके द्वारा मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराया जाता है। इसमें आप लोग देख रहे होंगे, ये इमेज है ईवीएम की आपके सामने, और ईवीएम में आप देख रहे हैं दो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आपको दिख रहे होंगे। इसको वैलेट यूनिट कहते हैं और इसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं। वैलेट यूनिट के माध्यम से ही कोई व्यक्ति अपने मतदाता, जो कोई भी मतदाता है, अपने निर्वाचित प्रतिनिधि को, जो चुनाव में खड़ा हुआ है, उसको जो है इसी वैलेट यूनिट के माध्यम से उसको चयनित करता है, दबाता है, बटन दबाता है, और कंट्रोल यूनिट उसको रिकॉर्ड करता है। ठीक है। अब कंट्रोल यूनिट और वैलेट यूनिट के साथ जो है चुनाव प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए एक ये भी बॉक्स आप लोग देखने को पाते हैं। यहाँ पे ये बॉक्स आप देख रहे हैं, इसको वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल कहते हैं। ये आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं VVPAT, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। जैसे ही कोई भी व्यक्ति अपने निर्वाचित जिस प्रतिनिधि को उसे वोट डालना है, मतदान प्रक्रिया को संपन्न करना है, तो वैलेट यूनिट पर वो जा करके उसके आगे की बटन को क्या करता है, दबाता है। ठीक है। दबाने के बाद जो ईवीएम का कंट्रोल यूनिट है वो उसे रिकॉर्ड करता है। साथ ही चूंकि चुनाव की पारदर्शिता को लेकर कई बार प्रश्न चिन्ह उठे हैं, उस पर अभी मैं चर्चा करूंगा आपको, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल यानी कि VVPAT में जिसको आपने वोट डाला है उसका जो चुनाव चिन्ह है वो और प्रत्याशी का नाम, ये 10 सेकंड के अंदर ही आपको जो है वो एक पर्ची होती है, और पर्ची इस बॉक्स में चली जाती है। यहाँ पे आप एक बॉक्स देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक बॉक्स है, इस बॉक्स में वो पर्ची चली जाती है, और चुनाव यहाँ पे एक डिस्प्ले होता है। 7 सेकंड तक यहाँ पे एक डिस्प्ले होगा जिसमें आपके प्रतिनिधि जिसको आपने वोट डाला है और उसका चुनाव चिन्ह जो है वो भी जो है आपको दिखेगा, ताकि सत्यापित हो जाए कि आपने इसमें जो भी बटन दबाई है उसी प्रत्याशी को वोट गया है कि नहीं गया है। और जब कभी मतगणना होगी और किसी भी तरीके से उस मतगणना को लेकर प्रश्न चिन्ह उठाया जाएगा, तो निर्वाचन आयोग इनमें जो ये पर्चियां हैं, जो वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल में पर्चियां जो इकट्ठी होती हैं, उन पर्चियों का भी उपयोग करके उसको भी समस्या का निदान भी कर सकता है। देखिए पहले क्या होता था, बैलेट पेपर के माध्यम से जो है पूरा का पूरा चुनाव जो है संपन्न कराया जाता था, और बैलेट में बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। पहली प्रॉब्लम ये होती थी कि लोग जाते थे, ठप्पा लगाना है, सब में मार आते थे, तो एक तो समय साध्य भी होता था, और पूरा का पूरा वो वोट क्या है आपका क्या हो जाता था, अवैध हो जाता था, इलीगल हो जाता था। तो समय साध्य भी था, इलीगल भी था, क्योंकि देश में हमारी जनता जो है सब जगह पे जो है अभी इतने बड़े स्तर का एजुकेशन और ये सारी चीज़ें नहीं है। तो इसके आ जाने से बहुत सारे बदलाव हुए हैं। पहली बात, बूथ कैप्चरिंग की समस्या जो आपकी है, पहले क्या होता था, बूथ कैप्चरिंग की सबसे ज़्यादा समस्याएं होती थी, बहुत आम घटनाएं थी कि पूरा का पूरा जो बूथ कैप्चर होता था, पूरे के पूरे बूथ को जो है अब तो वैसे हमारे यहाँ पे जो भी चुनाव होते हैं उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस लगी होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो क्षेत्रीय स्तर पे दबंग होते थे वो पूरे बूथ को कैप्चर करके वहाँ पे जो एक तरीके से अवैध वोटें हैं वहाँ पे संपादित होती थी। अब देखो ईवीएम की विशेषता क्या है, ईवीएम में 1 घंटे में मात्र 300 मतों को ही स्वीकार किया जा सकता है, इससे ज़्यादा मत इसमें नहीं डाले जा सकते। 1 घंटे में 300 ज़्यादा, और यदि किसी भी बूथ में कोई घटना घटी भी तब तक जो है
पैरामिलिट्री फोर्स पहुंच सकती हैं, सुरक्षा अधिकारी वहां पे पहुंच सकते हैं और आसानी से जो है उतनी अवधि में वहां पे कंट्रोल में लिया जा सकता है। तो यहां पे किसी भी तरीके से बूथ हाईजेक नहीं किए जा सकते हैं, एक तो सबसे बड़ी चीज ये निकली। दूसरा, ईवीएम मशीन के द्वारा जब ये चालू हुआ तो इससे जो है पारंपरिक मत प्रणाली जो आपकी थी उसकी तुलना में बहुत तीव्र गति से मतदान होने लगा, देश की आबादी में मतदान का प्रतिशत भी बढ़ने लगा और अधिक आसान हो गया। ठीक है, तो मतदान की प्रक्रिया में तेजी आई, लोग, जनता के जितने भी नागरिक हैं सभी नागरिक जो है मतदान की प्रक्रिया से जुड़ पाए और इससे सबसे बड़ी चीज जो हुई कि बहुत तेजी से मतगणना भी की जा सकती है। चूंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है तो बहुत तेजी से इससे मतगणना भी की जाती है। अब एक चीज और जो सबसे ज्यादा मुद्दा की बात रहती है कि ईवीएम सुरक्षित है या नहीं। लगातार कई बार जो है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो है चुनाव आयोग पर भी जो है कई बार ये आरोप प्रत्यारोप लगाया गया कि ईवीएम सुरक्षित है, नहीं सुरक्षित है। तो आज जो है मैं आपको ईवीएम की पहले सुरक्षा को लेकर के जो भी पैमाने बनाए गए हैं उन पैमानों के बारे में भी बताऊंगा और साथ ही हम ये भी चर्चा करेंगे कि जब मतदान की प्रक्रिया शुरू होती है, मतदान की प्रक्रिया से लेकर के मतगणना तक ईवीएम की सुरक्षा के लिए क्या पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, लेकिन उससे पहले ईवीएम का क्रमिक विकास कैसे हुआ, भारत में ईवीएम आई कैसे। चूंकि देखिए हम बहुत बड़ी डेमोक्रेसी थे, जनसंख्या हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, तो ईवीएम का सबसे पहला इस्तेमाल किया गया 1982 में, 1982 में। ठीक है, कहाँ किया गया? केरल में किया गया। परूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में ईवीएम में 50 मतदान केंद्रों में पहली बार ईवीएम इंट्रोड्यूस की गई इंडिया में। अब जब 1982 में ईवीएम भारत में इंट्रोड्यूस हो गई, सफलतापूर्वक जो है केरल में चुनाव हुए और केरल विधानसभा चुनाव में पेरूर विधानसभा क्षेत्र में ही इसका प्रयोग किया गया। तो 1983 में इसका जो है प्रयोग भारत में विभिन्न स्तरों पर करना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक आदेश जारी किया और बोला कि पहले इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान करिए। तो संवैधानिक दर्जे की बात आई। तो जब संवैधानिक दर्जे की बात आई तो 1988 में संसद ने एक कानून लेकर के आए। कानून लेकर के क्या है, जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है। पिछली क्लास में मैंने आपको जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के बारे में बताया था। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में एक नई धारा जोड़ी गई, 61A के तहत जो वोटिंग मशीनें हैं, ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें हैं, इनके इस्तेमाल को अधिकार प्रदान कर दिया गया। तो पहले तो इसको कानूनी दर्जा दिया गया। ठीक है, और कानूनी दर्जा देने के बाद 1989 से यह प्रावधान आपका क्या हो गया, लागू हो गया, प्रभावी हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है फरवरी 1990 में जितने भी राष्ट्रीय और जो क्षेत्रीय दल थे वो सारे दलों ने एक चुनाव सुधार समिति बनाई और उस चुनाव सुधार समिति के द्वारा रिकमेंडेशन किया गया कि ईवीएम का इस्तेमाल जो है उस चुनाव सुधार समिति के पास ये भेजा गया कि आप बताइए कि क्या चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो चुनाव सुधार समिति ने भी बोला कि इतना बड़ा देश है, ये सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है, और 1990 में ईवीएम को लेकर के मोहर लगी। ठीक है, इसके बाद 24 मार्च 1992 को जो भारत का विधि तथा न्याय मंत्रालय है उसके द्वारा निर्वाचक कानूनों के आवश्यक संशोधन के लिए एक जो है अधिसूचना भी जारी की गई और उसमें बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग अब किया जाना है। ठीक है, एक लंबा प्रक्रिया है। 1982 में केरल में पहला प्रयोग 1992 तक आ गया, 10 साल तक ये चलता रहा कि ईवीएम का प्रयोग हो कैसे ना हो। तो उसको एक लीगलाइज्ड रूप पहले दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके बाद जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा फाइनली जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर के हर तरीके से ये पुख्ता किया गया कि किसी तरीके से कोई भी वोट फर्जी तो नहीं पड़ सकता, कोई भी किसी तरीके का हाईजैक तो नहीं किया जा सकता। और इसके बाद जब स्वयं उसका मूल्यांकन किया गया, तकनीकी समितियां भी कई सारी गठित की गई और उसके बाद नवंबर 1998 में पहली बार देश के आम चुनाव में, देश के उपचुनाव में ईवीएम का, चाहे वो संसदीय चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, ईवीएम का प्रयोग किया जाना प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो लगातार 2004 में बड़े स्तर पे पूरे भारत के सभी लोकसभा चुनाव में, सभी मतदान केंद्रों में लगभग 10.5 लाख से ज़्यादा ईवीएम मशीनों का प्रयोग किया गया और मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई गई। तब से अभी तक, चाहे वो 2004 के बाद आपका 2009 में चुनाव हुए हों, फिर 2014 में चुनाव हुए हों, 2019 में चुनाव हुए हों, या फिर अभी जो हालिया चुनाव आपके विधानसभा चुनाव हुए हैं 2022 में, सभी में ईवीएम बहुत तेज़ी से प्रयोग की जानी चालू हैं और लगातार। लेकिन ईवीएम को लेकर के जो
सुरक्षा छेड़छाड़ को लेकर कई बातें निकल के आती हैं, इसमें कितनी सत्यता है इसको लेकर के मैं एक बार आपको डिस्कस करना चाहूँगा। मैं बताना चाहूँगा कि ईवीएम कितनी सुरक्षित है। तो देखिए, जब भी चुनाव होते हैं, कोई राजनीतिक पार्टी हारती है तो उसका पहला फ्रस्ट्रेशन किसके ऊपर जाता है? ईवीएम के ऊपर। जैसे अब आप लोग हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपका पहला फ्रस्ट्रेशन अपने माता पिता में जाएगा। यदि सिलेक्शन हो गया तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो आपको लगेगा टाइम से पैसे नहीं भेजते थे, ये नहीं करते थे, वो नहीं करते थे। दूसरा फ्रस्ट्रेशन हमारे ऊपर भी जा सकता है कि कोचिंग ऐसी थी, ये ऐसा था, वो ऐसा। वैसे ही जो चुनाव में प्रत्याशी हारते हैं या पार्टियां हारती हैं, इनका निर्वाचन आयोग पे जाता है। या फिर हो सकता है आप ये भी बोल दो, पेपर जो बच्चा आता है ना, कहता पेपर ही कठिन था, पेपर गलत बनाया गया, जो मैं पढ़ा वो आया ही नहीं, मैं रोल नंबर ही गलत भराया। बच्चे यहाँ तक मतलब आरोप लगाते हैं। वैसी ही राजनीतिक पार्टियों के हाल है। राजनीतिक पार्टियां छोटी छोटी चीज़ों में बस आरोप प्रत्यारोप, तो एक चर्चा की बात बनी रहती है। और हर बार निर्वाचन आयोग ये सत्यापित करता है कि ईवीएम और उससे संबंधित प्रणालियां जितनी भी सुदृढ़ हैं, सुरक्षित हैं और छेड़खानी मुक्त हैं। तो अब छेड़खानी में क्या क्या बात ये करते हैं? ये कहते हैं कि जो कंट्रोल यूनिट है, ये कहते हैं कि कंट्रोल यूनिट को हाईजैक किया जा सकता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट में जो चिप लगी हुई है, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, सॉफ्टवेयर मतलब एक प्रोग्रामिंग की गई है, तो ये जो प्रोग्रामिंग है इनमें बदलाव हो सकता है। जो माइक्रोचिप्स हैं उनमें दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर लगाए जा सकते हैं, है ना। पता चला हम दबा किसी और पार्टी के ले रहे हैं, पढ़ किसी और में रहा है। या वैलेट यूनिट जो आपका है, वहाँ पे प्रेस की जाने वाली जो बटन है, जो कीज़ हैं, उनमें जो है जैसे कोई भी कीज़ दबाएं जाएगा किसी एक पार्टी को। ये भी एक आया था मुद्दा कि चाहे बटन चाहे जो ही दबाओ, जाएगा एक ही पार्टी को वोट। तो ये जो पूरा दिमाग में जो है जनता के लगातार भरा जाता है, ये गलत है। अब इसको समझिएगा। देखिए, ईवीएम के लिए पहली बात, ईवीएम किसी कंप्यूटर से नियंत्रित नहीं की जा सकती, किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम से नियंत्रित नहीं की जाती है। ये एक स्वतंत्र मशीन है। स्वतंत्र मशीन किस तौर पे? ना तो ये किसी इंटरनेट से चलती है, ना तो किसी नेटवर्क से चलती है, ठीक है, और ना किसी तरीके से इसको रिमोट किया जा सकता है। रिमोट मतलब ना तो एनी डेस्क ले सकते इसको, कि ईवीएम को हम एनी डेस्क ले सकते हैं। तो इसकी जो प्रोग्रामिंग होती है, जो माइक्रोचिप इसमें लगाई जाती है कंट्रोल यूनिट पे, जब वो प्रोग्रामिंग, जो भी निर्माता कंपनी होती है, जब वो प्रोग्रामिंग बनाती है, बनाने के बाद जो है उसको वहीं पर तुरंत ही कोलैप्स कर दिया जाता है, उस माइक्रोचिप को तोड़ दिया जाता है। ठीक है। दूसरी चीज, तो यानी ये किसी भी इंटरनेट से नहीं जुड़ी होती, कोई भी नेटवर्क से नहीं जुड़ी होती, और इसलिए पूरी तरीके से सुरक्षित है। ठीक है। जो सॉफ्टवेयर सुरक्षा के बारे में जो विनिर्माता कंपनी है, जो इसमें बनाने वाली कंपनी कौन सी है? इसको बनाती है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ठीक है, ये संस्था है जो इसको बनाती है, और साथ में इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये दो इन्हीं के द्वारा डिजाइन किया गया है। ईवीएम भी और ये कंट्रोल यूनिट भी और वीवीपैट जो है, सारा कुछ इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। तो इन कंपनियों के पास इनके लिए इसके सुरक्षा को लेकर के एक एसओपी है, एक कंप्लीट प्रोटोकॉल है। और ये मशीनें जब भी बनाई जाती हैं, बनाई जाने के बाद ये किस राज्य में जाएंगी, किस राज्य का चुनाव कराएंगे, विनिर्माता कंपनी को ये नहीं पता होता है। ठीक है, किस जिले में जाएंगी, कहां लगेंगी, जब उसे ये पता ही नहीं होता है तो कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, कौन यूनिट के पास जाएगा, वैलेट यूनिट का क्रम क्या है, इनमें एक सीरियल नंबर पड़ा होता है, और वो सीरियल नंबर जो है, उस सीरियल नंबर के माध्यम से निर्वाचन आयोग ईवीएम को ट्रैक कर सकता है। मान लीजिए एक कोई जिला है, उस जिले में जो ईवीएम रखी हुई हैं, वहाँ पे कितनी ईवीएम रखी हुई हैं, उनको, जैसे अभी बनारस में आपने देखा, लोगों ने जो है ईवीएम जो है 2 ट्रक कह रहे हैं, भग गए, एक पकड़ लिया। ऐसा कुछ नहीं है, मूवमेंट नहीं हो सकता ईवीएम का। क्यों? क्योंकि जो इनमें सीरियल नंबर होता है, निर्वाचन आयोग उनसे ट्रेस करता है कि ईवीएम कहाँ पे है, उनकी लोकेशन ट्रेस होती है। एक बार ईवीएम सील होकर के स्ट्रांग रूम में पहुंच गई। अब स्ट्रांग रूम क्या है, ये सारी चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ईवीएम एक बार स्ट्रांग रूम में पहुंच गई, यानी कि जब आपका मतदान प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, तो ईवीएम को एक तरीके से एक सुरक्षित घेरे में रखा जाता है। सुरक्षित घेरा या फिर कहें एक तिजोरी, उसी को स्ट्रांग रूम कह सकते हैं आप, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के घेरे में होता है। पैरामिलिट्री फोर्स, फिर उसके बाहर जो स्थानीय वहाँ की पुलिस होती है और विभिन्न अधिकारी जितने भी होते हैं। स्ट्रांग रूम जो होता है उसमें एक सिंगल एक वे होता है, 2 कमरे, 2 निकास नहीं हो सकते, सिंगल एग्जिट होता है। तो अभी स्ट्रांग रूम के बारे में आपको बताऊंगा भी, दिखाऊंगा भी। ठीक है। तो किसी भी तरीके से ईवीएम की मूवमेंट संभव नहीं है, क्योंकि उसको निर्वाचन आयोग के द्वारा सारी चीजें ट्रैक की जाती हैं, कहां पे कौन से मशीन है, और विनिर्माण में किसी भी तरीके की कोई भी स्तर पे हेरा फेरी की गुजारिश नहीं होती है। ठीक है। इसके अलावा
यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो कंट्रोल यूनिट होता है और ये जो वैलेट यूनिट होता है, दोनों आपस में जुड़े होते हैं। जब वैलेट यूनिट से आप किसी भी मतदाता के लिए क्या करते हैं, वोट दबाते हैं, वोट प्रेस करते हैं, तो जब भी आप वोट प्रेस करेंगे तो कंट्रोल यूनिट और ये दोनों, जैसे एक बार आपने बटन दबाया तो इन दोनों के बीच संपर्क जो है कुछ समय के लिए खत्म हो जाता है। इसलिए यदि आप मल्टीपल बटन दबाते रहेंगे, वोट एक ही पड़ेगा आपका, क्योंकि वो पर्टिकुलर कुछ टाइम पीरियड ऐसा बनाया गया, बाउंड किया गया है कि एक बार आपने वीप बटन दबाएंगे, वीप आएगी, उस वीप के बाद आप मल्टीपल यदि की प्रेस कर देंगे तो भी वो दूसरी वोट नहीं पड़ सकती है, क्योंकि ये कुछ सेकंड के लिए दोनों के बीच से, कंट्रोल और यूनिट और वैलेट यूनिट के बीच से संपर्क हट जाता है। तो इसलिए मल्टीपल वोट इसमें नहीं डाली जा सकती। कोई यदि सोचे कि मैं मल्टीपल वोट डाल दूं तो यहां पर यह भी आपको ध्यान में रखना है, पहली चीज ये। और कंट्रोल यूनिट पे अपने आप, जब तक वैलेट यूनिट से कंट्रोल यूनिट कनेक्ट नहीं होगी तब तक इसमें कोई भी काउंटिंग, इसमें कोई भी नंबर इसमें बढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। इस पे कोई भी रिकॉर्ड प्लस नहीं हो सकता, वैलेट यूनिट से ही वो आपका बढ़ेगा। तो पहली बात ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा जैसे कुछ ईवीएम मशीनें खराब हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, इसके लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा जो विनिर्माता कंपनी होती है उनके पास ईवीएम वापस लौटती हैं और वहां पे राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो होता है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और उसके प्रतिनिधियों की मौजूदगी में वो पूरी कोलैप्स कर दी जाती है, खत्म कर दिए थे। एक कमीशन बैठता है और कमीशन पूरी ईवीएम्स को खत्म कर देता है। तो ईवीएम इस कारण भी सुरक्षित हैं। इसके अलावा ईवीएम में जो भी प्रोग्रामिंग बनाई जाती है, जो भी इस कंट्रोल यूनिट के अंदर प्रोग्रामिंग है, वो प्रोग्रामिंग आपकी वन टाइम प्रोग्रामेबल होती है, एक बार ही वो बनती है, इनक्रिप्टेड डेटा होता है और बनने के बाद जब वो जो भी कोड्स होते हैं, जो भी सोर्स कोड होते हैं, डायनेमिक कोडिंग जो आपकी की जाती है, वो कोडिंग को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाता है, यानी उसको दूसरा कोई रीड नहीं कर सकता। इसलिए कभी भी ईवीएम हाईजैक नहीं हो सकती है, ठीक है। तो एक इनक्रिप्शन प्रणाली होती है, जितनी भी वोट पड़ती हैं सारी वोट इनक्रिप्टेड होती हैं, ठीक है, और वो कोई नहीं पता कर सकता क्योंकि किसी तरीके की नेटवर्किंग से इसको जोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, इसमें उन्नत स्तर की प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो प्रोग्रामिंग कोड होता है, वो जो प्रोग्रामिंग कोड होगा वो कंपनियों के द्वारा तैयार किया जाता है, उनको आउटसोर्स नहीं किया जाता। आउटसोर्स का मतलब यहाँ से, आउटसोर्स का मतलब अमेरिका में बैठी हुई कंपनियां भारत में ईवीएम का कोडिंग नहीं कर सकती हैं। जो भी होगा, ये जो दो कंपनियां मैंने आपकी बताई, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये दोनों संस्थाओं के द्वारा ही ईवीएम की कंप्लीट जितनी भी प्रोग्रामिंग है, ये सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ईवीएम वन टाइम प्रोग्रामेबल होती है। एक बार प्रोग्राम बनने के बाद इसका प्रोग्राम पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, डेटा पूरा इनक्रिप्टेड होता है। जो भी ईवीएम बनाई जाती है वो कहां इस्तेमाल हो रही है किसी भी निर्माता कंपनी को पता नहीं होता, तो इसको टैपरिंग नहीं की जा सकती, इसमें छेड़खानी नहीं की जा सकती, ईवीएम हैक नहीं हो सकती है। तो पहले तो ये बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है। चलिए, यदि तब भी कोई दिक्कत हुई तो निर्वाचन आयोग के द्वारा वीवीपीएटी का जो इस्तेमाल किया गया है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल का इस्तेमाल किया गया है, ये भी अपने आप में बहुत पारदर्शी बनाता है इस पूरी प्रक्रिया को, है ना। इससे क्या होगा, जो भी आप वोट डालेंगे उसका प्रिंट आउट एक इस बॉक्स में चला जाएगा और प्रिंट आउट जाने के बाद आपको डिस्प्ले होगा कि आपने वोट किसको दिया है, ठीक है। और मल्टीपल वोट चूंकि इसमें आप दबा नहीं सकते हैं, तो ये भी जो है आपको सत्यापित करता है कि वोट को। और एक चीज और आपको बता दें, कोई भी ईवीएम मशीन जो आपकी है, ठीक है, ईवीएम मशीन से आप मैक्सिमम लगभग 3800 के आसपास एक ईवीएम मशीन पे वोट पड़ सकते हैं, इससे ज़्यादा वोट आपके नहीं पड़ सकते हैं। तो मैक्सिमम वोट की संख्या भी यहाँ पे निर्धारित होती है। तो ईवीएम को किसी भी तरीके से छेड़ा नहीं जा सकता है। यदि ये चीज़, मतलब एक तरीके से यही कह सकते हैं, 3840 वोट एक ईवीएम मशीन पे 3840 वोट आपके पड़ते हैं मैक्सिमम। तो ये पूरी तरीके से सुरक्षित होती है, ठीक है। 3840 वोट एक ईवीएम में पड़ते हैं, तो इस रूप में पूरी तरीके से सुरक्षित होती है। इसको जो है कहीं ना कहीं पे, तो देखिए, जब चुनाव आपके होते हैं तो चुनाव के समय में जितनी भी ईवीएम होती हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिस, डीओ के ऑफिस में निगरानी में गोडाउन्स में रखी होती हैं। जब चुनाव की प्रक्रिया, मतदान से पहले की बात है, तो मतदान से पहले एक पुलिस बल जितना भी होता है, गोदाम की सुरक्षा एक पुलिस बल में रहता है और सीसीटीवी सर्विलांस रहता है,
ठीक है, जितनी भी ईवीएम्स होती हैं सभी सीसीटीवी सर्विलांस में रखी होती हैं। तो ईवीएम्स को किसी भी तरीके से जो है निर्वाचन आयोग की निगरानी से कोई भी ईवीएम दूर नहीं होती है। तो पहली बात तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि ईवीएम में किसी भी तरीके से आप छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए, जब आपका निर्वाचन हो जाता है, मतदान हो जाता है, मतदान केंद्र में पहुंचने के बाद मतदान प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, ईवीएम को क्या कर दिया जाता है, वहां पर ईवीएम को पूरी तरीके से मतदान केंद्र पर ईवीएम को स्ट्रांग रूम के लिए ले जाने से पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर वोटों का रिकॉर्ड करता है कि कितने वोट पड़े हैं, उनका परीक्षण करता है और जितने भी प्रत्याशी होते हैं वो अपने अपने सारे कर्मचारियों को वहां पर भेजते हैं। उनके सामने उनके जो पोलिंग एजेंट होते हैं उनको एक सत्यापित कॉपी भी दी जाती है कि देखिए यहां पर इतना मतदान पड़ा है, इतने वोट परसेंटेज पड़ा है। तो ये सारी चीजें सभी कर्मचारियों के सामने होती हैं। इसके बाद ईवीएम को सील कर दिया जाता है और सील करने के बाद जो है जितने भी पोलिंग एजेंट के जो कर्मचारी होंगे सभी साइन करते हैं कि हाँ हमारे सामने ईवीएम सील किया। आप परीक्षा में जाते हैं तो परीक्षा में पहले आप जब जाएंगे तो क्लासरूम में आपको दिखाया जाएगा कि देखो ये पेपर ये सील है कि सील नहीं है, पहले आपको पूरा का पूरा दिखाया जाता है, सील है ना, दिखाते हैं ना। तो वैसे ही ईवीएम पूरी सील की जाती है। यहाँ पर वोट पड़ने के बाद सबके हस्ताक्षर करवाए जाते हैं और इसके बाद फिर ईवीएम को जो है स्ट्रांग रूम तक पहुंचाया जाता है और स्ट्रांग रूम को सील कर दिया जाता है जब तक मतगणना नहीं होती है। देखिए जहां पे मतगणना होती है वहीं पर एक ये स्ट्रांग रूम डेवलप किया जाता है और स्ट्रांग रूम में कुछ इस तरीके से सारी ईवीएम्स रखी होती हैं, ठीक है, जब तक मतगणना नहीं हो जाती और ये कड़े सुरक्षा घेरों पे रहती है, ठीक है। स्ट्रांग रूम की जो निगरानी है उस जिले के जो डीएम होते हैं, उस जिले के जो एसपी होते हैं उनके हाथों में होते हैं और इसको जब इसको सील किया जाता है तो राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि यहाँ पर उपलब्ध होते हैं, पोलिंग एजेंट जो होते हैं वो सारे यहाँ पर उपस्थित होते हैं, उनके सामने ये पूरी ईवीएम सील होती हैं और सील होने के बाद स्ट्रांग रूम में चारों तरफ जो है जो जितने भी सुरक्षा बल हैं, ठीक है, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी पे लगातार ये बनी रहती हैं और इसके बाद जो है सुरक्षा बलों के कड़े घेरे पर जो है स्ट्रांग रूम को बना के रखा जाता है, ठीक है। यदि कोई भी व्यक्ति सील करने के बाद स्ट्रांग रूम के ऊपर, देखिए इसमें दो चाबियां होती हैं, एक आपका जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है उसके पास होती है और एक जो है जो डीएम होते हैं वहां पे उनके पास होती है। इसके अलावा यदि कोई भी व्यक्ति समझिए यदि इसके आसपास भटक भी गया स्ट्रांग रूम के तो उसको डायरेक्ट शूट करने का ऑर्डर होता है, डायरेक्ट उसको गोली मारने का ऑर्डर होता है, ठीक है। स्ट्रांग रूम इतना ज़्यादा सेंसिटिव एरिया होता है जब तक मतगणना नहीं होती। तो यहाँ पे किसी भी तरीके की, और ये पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है ना ये लोकल नहीं होते हैं, ये समझिए कि वहीं के हैं, पुलिस वाले हैं, उनसे बातचीत हो गई, ये सारे बाहर के होते हैं और सब सेंट्रल फोर्सेस के अंतर्गत हैं। तो ये समझिए इनके साथ भी किस तरीके की साठगांठ संभव नहीं होती है। तो निर्वाचन आयोग ये पूरा का पूरा जो है प्रयास करता है कि यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी, ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जो है निगरानी होती है स्ट्रांग रूम की और एक तरफ से ही स्ट्रांग रूम की एंट्री होती है, एक चाबी रिटर्निंग ऑफिसर के पास होती है और दूसरा जो है लोकसभा क्षेत्र के असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर के पास दूसरी चाबी होती है। इसके अलावा कोई भी उसको खोल भी नहीं सकता है। और यदि किसी ने कोई भी किसी भी, तो ये जो बनारस वाला मुद्दा था ये अपने आप में पूरी तरीके से प्रशिक्षण कार्य के लिए, देखो अब जो वोट काउंटिंग होगी, कैसे वोट काउंट करना है, जितने लोगों को वहाँ पे लगाया जाता है उनको ट्रेनिंग तो देना पड़ेगा ना। तो ट्रेनिंग के लिए ईवीएम जो होती है वो अलग होती है, उनमें लिखा होता है प्रशिक्षण कार्य हेतु। तो बनारस में भी जो ईवीएम पकड़ी गई वो सारी प्रशिक्षण कार्य की थी, ठीक है, और वो निश्चित तौर पे बाहर से मूवमेंट करती रहती हैं, जहाँ जहाँ पे मतगणना होनी है वहाँ पर वो जो चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। तो इसलिए कहीं पर भी किसी भी तरीके से सुरक्षा में चूक होना बड़ा कठिन है और ये एक तरीके से कह सकते हैं कि निर्वाचन आयोग के ऊपर सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशंस होती हैं जो लगाई जाती हैं। तो अब एक तरीके से समझने का आप लोगों को कि ईवीएम की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। पहली विशेषता, इसको किसी भी तरीके से कोई भी हाईजैक नहीं कर सकता है। दूसरा, बड़ी कड़ी सुरक्षा निगरानी में होती हैं, छेड़छाड़ मुक्त हैं, संचालन बहुत सरल होता है
और इनकी विशेषता पे इनकी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो लगातार राजनीतिक प्रतिनिधियों के द्वारा जो सवाल उठाए गए हैं आज तक कोई भी सत्यापित नहीं कर पाया है, ना तो आज तक कोई हाईजैक करके बता पाया। कई बार निर्वाचन आयोग ने बोला कि आइए हाईजैक करके आप दिखाइए। और जितने भी कंट्रोल यूनिट हैं, जो भी प्रोग्राम यहाँ पे बनाए जाते हैं, वो प्रोग्राम एक बार बनाए जाने वाले प्रोग्राम होते हैं, उनको रीयूज नहीं किया जाता है। माइक्रोचिप्स उनकी खत्म कर दी जाती हैं। ईवीएम के माध्यम से अवैध मत नहीं पढ़ सकते हैं। गणना प्रक्रिया तेज हो सकती है। मुद्रण लागत भी कम आती है। जो पहले बैलेट पेपर यूज करते थे उससे बहुत बड़ी मात्रा में जो है पेड़ों का भी कटना संभव होता था। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में भी ईवीएम ने सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसके अलावा ईवीएम का इस्तेमाल बिना बिजली के भी किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि इसमें बिजली की जरूरत हो, क्योंकि यहां पर बैटरी से भी ये चलती हैं। तो जब ईवीएम मतगणना से निकाल ली जाती है तो बैटरी अलग रखा जाता है, ईवीएम अलग रखा जाता है, ताकि उसमें कोई भी किस तरीके से कोई भी छेड़खानी ना कर सके। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और एक ईवीएम में लगभग 64 उम्मीदवार तक दर्ज हो सकते हैं और ईवीएम में अधिकतम जो है 3840 वोट एक ईवीएम में पड़ सकते हैं। उसके बाद फिर दूसरी ईवीएम का प्रयोग किया जाता है, उसको सील करते जाते हैं और वोटों की काउंटिंग लिखते जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका पूरा का पूरा ईवीएम से जुड़ा हुआ मैटर था। तो ईवीएम आने से कितनी आसानी हो गई, कितनी चुनाव प्रक्रिया सरल हो गई भारत के इतने बड़े डेमोक्रेटिक देश में, जहाँ पे कम से कम 121 करोड़ की आबादी है और ये संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। तो भारतीय डेमोक्रेसी को सशक्त बनाने में ईवीएम का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है और निर्वाचन आयोग एक ऐसी संस्था है जो स्वायत्तता के साथ इस कार्य को संपन्न करा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये पूरा का पूरा मैटर है और इस चीज़ में जो है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं।